अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है और आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस को। फर्टिलाइजर्स आर द नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस सप्लाइड टू सॉइल्स और क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्सटेंसेस है वो जो कि नेचुरली भी हो सकता है और सिंथेटिक लैब में सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, जो कि क्रॉप्स को अप्लाई किया जाता है क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, या सॉइल को सप्लाई किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। फर्टिलाइज़र में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह हम कहते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इसके फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये उस सॉइल को अप्लाई किया जाता है फर्टिलाइज़र जिस सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो, तो उस डिफिशिएंसी को पूरे करने के लिए हम सॉइल को फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। और हर एक फर्टिलाइज़र जो होता है वो स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सॉइल होता है। फॉर एग्जांपल एक सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी है, तो उसमें नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है वो अप्लाई किया जाता है। सॉइल को फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है, वो जो टेस्ट होता है उसके बाद वो हमें पता चलता है, एग्रीकल्चर में टेस्ट किया जाता है एग्रीकल्चर लैब में, उसमें हमें पता चलता है कि इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र इस सॉइल के लिए चाहिए। तो फर्टिलाइज़र के मेन टू टाइप्स है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, दूसरा हमारे पास है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम नेचुरल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, कुदरती फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और नेचुरल फर्टिलाइज़र डेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स है, उनके डेथ्स वेस्ट है या उनका आम जो वेस्ट मटेरियल है, उनसे जो फर्टिलाइज़र हासिल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं ये कार्बनिक रिच फर्टिलाइज़र होते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और ज़्यादातर इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन वगैरह सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। तो हम कहते हैं कि कोई प्लांट्स मर गया या किसी एनिमल का, जब प्लांट्स का कोई वेस्ट है तो वो जो उसको जो एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। आप देखते हो खेतों में हम जो एनिमल वेस्ट यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, या कोई जंगल में कोई प्लांट जो है या एनिमल्स मरता है तो वो भी एज एक फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है वहाँ पे। तो हम इसके सोर्सेज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इस फर्टिलाइज़र के क्या क्या सोर्सेज है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के जो मेन सोर्सेज है वो प्लांट्स एंड एनिमल उसका वेस्ट है। इसका वेस्ट का मतलब ये है कि जो वो एक वेस्ट को एक्सक्रीट करता है या प्लांट्स और एनिमल डेथ हो जाए तो उनका जो वेस्ट बनता है उसको हम बोलते हैं ये सोर्सेज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के। जिस तरह हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है, जिस तरह प्लांट है कोई मर गया तो उसका लीव्स है, उसके बार्क्स है, उसके वुड्स है या लीव गिरते हैं तो वो नीचे सॉइल पे गिरते हैं तो वो एक फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करते हैं। रूट्स है, कॉर्न हस्क हो गया, तो ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट है एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करता है। उसके बाद लाइफ स्टॉक मैन्योर्स। लाइफ स्टॉक मैन्योर का मतलब ये है कि जो बर्ड्स का वेस्ट है या एनिमल्स का जो वेस्ट है उस वेस्ट को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि जो काव का वेस्ट हो गया तो इसको एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है। डेथ ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म जब डेथ हो जाए तो उनको भी एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, जिस तरह पेपर और क्लॉथ्स की इंडस्ट्रीज़ है तो पेपर और क्लॉथ जो है वो प्लांट से बनाए जाते हैं, तो उनके जो वेस्ट बनता है उस इंडस्ट्रीज़ का तो उसको भी एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है। डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। वो जो सॉइल बन जाता है उसमें हम बोलते हैं मोस्टली सिल्ट सॉइल बनता है, तो उस सिल्ट सॉइल में जो प्लांट्स या क्रॉप्स की ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और ज़्यादा रैपिड होती है। हम कहते हैं ये सॉइल जो है वो अच्छा है, गुड फॉर क्रॉप्स ग्रोथ। उसके बाद इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल एरिएशन के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो सॉइल मॉइस्चर को और सॉइल एरिएशन को इंक्रीज़ करता है। तो जो सॉइल है कि मॉइस्चर इंक्रीजमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो वाटर को होल्ड करने वाला प्रॉपर्टी जो है सॉइल में है वो इंक्रीज होती है। बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉल्युबल सो एब्जॉर्ब वाटर। जो न्यूट्रिएंट्स जो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर सॉइल में ही रहेगा, तो उसमें हम कहते हैं कि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो इंक्रीज होगा। इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ये एक सॉइल है, तो इस सॉइल में हम यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। जो ही हम कहते हैं यहाँ पर बारिश होती है, ऊपर से बारिश आती है या ऊपर से जो भी हम किसी से इसको पानी देते हैं, जो पानी रहेगा आएगा यहाँ पर, तो ये पानी जो है ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो न्यूट्रिएंट इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो वाटर रहेगा ये इस न्यूट्रिएंट में रहेगा, इस सॉइल में रहेगा। तो हम कहेंगे कि जो सॉइल्स की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई और यहाँ पर जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद सॉइल एरेशन को ये इंक्रीज़ करता है। सॉइल एरेशन का मतलब ये है कि सॉइल्स में पोर्स का प्रोड्यूस होना और स्पोर्स में फिर एयर अवेलेबल होता है किसी चीज़ के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। अब यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते
करता है कि इस सॉइल्स में स्लाइडली छोटे छोटे पोर्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि सॉइल्स को सॉफ्ट करता है। जब सॉइल सॉफ्ट होगी तो उसमें क्या होंगे, पोर्स प्रोड्यूस होंगे। वो जो पोर्स होंगे तो वहाँ पर वाटर जमा होगा, वहाँ पर गैसेस जमा होंगे। जब वहाँ पर गैसेस जमा होंगे इस पोर्स में, तो वो गैसेस जो होंगे वो गैसेस एक्सचेंज जो प्लांट्स अपने रूट्स के लिए जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करता है, उसके लिए वो जो गैसेस होंगे वो अवेलेबल होंगे। तो हम कहते हैं सॉइल एरेशन जो है वो उसके लिए वो उससे इंक्रीज़ होता है। जिस तरह के जो होविंग का प्रोसेस होता है हल का, जो क्रॉप्स के लगाने से पहले करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि जो सॉइल एरेशन जो है वो सॉइल में जो पोर्स है वो प्रोड्यूस हो जाए और वहाँ पर गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जब हम इस सॉइल को अप्लाई करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्लोली और कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। यानी कि एक दफ़ा जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज़ नहीं होते, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला हुआ है यहाँ पर, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, रिलीज़ होंगे। आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे तो प्लांट्स के नीड के मुताबिक क्या होगा, प्लांट उससे बड़ा होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्लांट बड़ा होगा। तो हम कहेंगे ज़्यादा टाइम के लिए वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अवेलेबल होंगे। तो ये फर्टिलाइजर क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होता है। इसको हम इसलिए रिलायबल कहते हैं, इसको काबिल इत्मीनाद कहते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होता है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फ़ायदे होते हैं। हम फिर कहते हैं कि लेस रिस्क ऑफ लीचिंग। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सॉइल है, तो यहाँ पर बारिश होती है, तो ये जो बारिश का जो पानी है वो जब नीचे आता है, जब ये ग्राउंड में आता है तो अपने साथ जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी लेके जाता है। तो हम कहते हैं कि जो सॉइल पर वहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज रहती है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें बजाते खुद वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर को नीचे नहीं जाने देता, ये खुद वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब वाटर को खुद एब्जॉर्ब करता है तो हम कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे या वाटर्स होंगे वो नीचे लीच नहीं होगा, वो नीचे नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर सॉइल में ही रहेगा और प्लांट्स इजीली ग्रो करेगा। तो यहाँ पर लेस रिस्क ऑफ लीचिंग, तो ये लीचिंग के बहुत कम चांसेस यहाँ पर इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के यूज़ करने के बाद होते हैं। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड द न्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल की एबिलिटी इंक्रीज रहती है कि वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करे। तो एक बात हमें याद रखना है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इवन इफ अ लैंड इज फर्टाइल, क्रॉप्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड लीव द सॉइल लेस फर्टाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हम किसी सॉइल को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करते और वहाँ पर प्लांट्स है, तो वहाँ पर प्लांट्स होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो क्रॉप्स वहाँ पर होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ वक्त के बाद क्या होगा कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम क्रॉप्स को कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, वो फर्टिलाइजर हम उसको प्रोवाइड करें और क्रॉप्स की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ करे। तो उससे क्या होगा, क्रॉप्स की प्रोडक्शन होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे कहते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम आर्टिफिशियल या केमिकल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं इसको, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर द प्राइमरीली डिराइव्ड केमिकल कंपाउंड डेट कंटेन न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं और ये केमिकल कंपाउंड से ले जाते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ग्रोथ के लिए ये अवेलेबल होते हैं और प्लांट्स ग्रोथ के लिए ये अच्छे होते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट इसमें होता है। फॉर एग्जांपल इसके सोर्सेज हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है, माइंड रॉक्स है। माइंड रॉक्स मतलब जब हम माइनिंग का प्रोसेस करते हैं प्लांट्स की, मतलब जो किसी पहाड़ की या किसी साइल की खुदाई करते हैं तो वहाँ से हम कुछ स्टोन हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे या पार्टिकल्स मिलते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि उसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं। जैसे लाइम स्टोन है कि माइन स्टोन है कि ये हमें माइनिंग के जरिए मिलते हैं, तो इसमें कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, ये कंपाउंड इसमें मौजूद है। इन्हीं कंपाउंड से हम क्या करते हैं, इनसे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट से हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लेते हैं, अमोनियम फॉस्फेट से हम फास्फोरस फर्टिलाइजर लेते हैं, जिस तरह सोडियम पोटाशियम क्लोराइड है जिससे हम पोटाशियम फर्टिलाइजर लेते हैं या सोडियम फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। ये फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं, इससे लेते हैं और इसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जो मेन फर्टिलाइजर हमारे पास है वो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है ये फर्टिलाइजर का मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यहाँ पर हो गए। जी, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। तो हम इनके कंपाउंड्स के बेसिस पे हमने इसकी डिवीजन की हुई है। तो डायरेक्ट फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र जिसमें हमें जो प्लांट्स को वो एक ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फास्फोरस फर्टिलाइज़र। तो ये प्लांट्स को एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल फर्टिलाइजर या डायरेक्ट या स्ट्रेट फर्टिलाइजर इसको कह सकते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, द फर्टिलाइजर विच कंटेन या प्रोवाइड 2 or 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। वो फर्टिलाइजर जो प्लांट्स को 2 या 2 से ज़्यादा
जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। एक बात हमने याद रखनी है, जब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं किसी भी सॉइल को, तो उससे हम देखते हैं, उससे पहले हम टेस्ट करते हैं उस सॉइल का कि इस सॉइल के लिए कौन सी न्यूट्रिएंट्स की इसकी कमी है, तो उस न्यूट्रिएंट्स के मुताबिक हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। या हम क्रॉप्स के मुताबिक उस क्रॉप्स के लिए कौन सा जो फर्टिलाइजर है, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है वो बेस्ट है, उसी के मुताबिक हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ये होता है। इसके बाद है मिक्स फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर ये है जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा, जो मोर देन 3 जो उसमें न्यूट्रिएंट्स, बेसिक न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फर्टिलाइजर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो उसको हम एज ए मिक्स फर्टिलाइजर कह सकते हैं। या ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, सल्फर हो, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जिस सॉइल में या जिस फर्टिलाइजर में मौजूद हो, हम कहते हैं वो जो फर्टिलाइजर है वो मिक्स फर्टिलाइजर है। तो इस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के हम एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं ये हाईली एक्यूरेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ प्लांट और सॉइल। ये जो फर्टिलाइजर है इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स जो सॉइल है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर उस सॉइल को प्रोवाइड करते हैं या उस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हाईली एक्यूरेट होता है। उसके बाद इसमें एक्यूरेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम या जो नाइट्रोजन है विच इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल, एज अ रिजल्ट प्लांट ग्रोथ इज़ प्रमोटेड, जिस तरह स्टेम और लीव्स का। इसमें क्या होता है कि खास अमाउंट होती है नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम की, जिस तरह आप कह सकते हैं इस यहाँ पर हम कहते हैं जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यहाँ पर हमने कहा था कि उसमें हमने अमोनियम फास्फेट और डायमोनियम फास्फेट, तो हमने कहा था कि वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है। तो वो नाइट्रोजन जो वहाँ पर मौजूद है, हम कहते हैं ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम क्या है, ये क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल का बेसिक कंपोनेंट्स है। क्लोरोफिल होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ होगी, स्टेम्स की ग्रोथ होगी, लीव्स की ग्रोथ होगी। तो इसमें इनका मेन कंपोनेंट्स होता है वो नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके बाद फास्फोरस होता है। हाई अमाउंट ऑफ फास्फोरस रिजल्ट इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रोडक्शन इन हेल्थ रूट्स। तो जब फास्फोरस की अमाउंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे पास फ्लावर की प्रोडक्शन होगी, फ्रूट्स की प्रोडक्शन होगी और जो रूट्स होंगे वो हेल्थी रहेंगे। तो इस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में इसके मेन कंपोनेंट्स फास्फोरस और मैग्नीशियम नाइट्रोजन है। तो ये प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको इंप्रूव करता है। स्पेसिफिक सॉइल ये फर्टिलाइजर होते हैं, ये हर सॉइल में स्पेसिफिक होते हैं। ये प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, यानी कि लाइफ साइकिल को भी डिक्रीज करता है। लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि एक प्लांट जो है उसका लाइफ साइकिल है 3 महीने में वो प्लांट जो है वो ग्रो करता है, अपने फ्रूट्स देता है। तो यहाँ पर ये क्या फर्टिलाइजर की मौजूदगी में क्या होगा, वो जो प्लांट्स होगा वो 2 महीने में हमें फ्रूट्स देगा। तो लाइफ साइकिल उसका डिक्रीज होगा, तो उसमें हम यही कहेंगे कि उसका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा और प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी है उसको ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है ये इंक्रीज़ करता है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम स्पेसिफिक लैब में तैयार करते हैं और स्पेसिफिक सॉइल के मुताबिक और स्पेसिफिक प्लांट्स के मुताबिक हम इसको तैयार करते हैं। जो फर्टिलाइजर है इसको हम सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लिक्विड के स्प्रे के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको सॉलिड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और ये बात हमने फिर भी याद रखनी है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर है ये हर एरिया टू एरिया ये चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ होता है, तो इस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर फास्फोरस फर्टिलाइजर है, तो सॉइल में फास्फोरस की कमी है। तो हर एक सॉइल के मुताबिक अलग अलग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो होते हैं। इसके बाद देखते हैं एनवायरमेंटल हैजर्ड रिलेटेड टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल को फर्टिलाइजर को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे नुकसान हो सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होगा कि जो सॉइल की सैलिनिटी है वो इंक्रीज़ होती है और एसिडिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। सॉइल की सैलिनिटी का मतलब ये है कि जो सॉइल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी। इसके बाद सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, यानी कि पीएच कम होगा, एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, तो क्रॉप्स की जो ग्रोथ होगा वो कम हो जाएगा और क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। एक्सेस यूज़ करने से ये नुकसान हो सकते हैं, लेकिन मतलब हम क्या होगा कि जो सॉइल होगा वहाँ पर उसके लिए नुकसान होगा एक्सेस यूज़ में। एक्सेस यूज़ रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, जब हम सॉइल के लिए एक्सेस फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो सॉइल्स जो क्या हो जाएगा वो एक डिपेंडेंट हो जाएगा फर्टिलाइज़र पे। तो वो जो सॉइल होगा वो फर्टिलाइज़र के बगैर किसी भी प्लांट को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे सॉइल क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो जब डिपेंडेंट हो गया तो वो फिर विदाउट फर्टिलाइज़र किसी किस्म का ग्रो वो नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे कि इसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है ये कम हो गई, सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो गया। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम फर्टिलाइजर लीड टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज या टॉक्सिक गैसेज, फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड। हम कहते हैं कि इस फर्टिलाइजर को कुछ ऐसे फर्टिलाइजर है जब इसको हम स्टोर करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज़ करते हैं, एमिट करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो एनवायरनमेंट है उसके लिए नुकसानदेह है और प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है। जैसे हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग काज करेगा, तो ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। इसके बाद है लीचिंग ऑफ
इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनटू ग्राउंड वाटर कैन लीड टू ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हेन ड्रंक्स। कहते हैं कि जब हम इस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बार बार यूज़ करते हैं, और जब इस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में ये बात आपने याद रखनी है कि इस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। जिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी तो इसमें नहीं होती। तो ये क्या होता है, जब ये ग्राउंड वाटर में लीच करता है, नीचे ग्राउंड वाटर जो ड्रिंकेबल वाटर है, जो हम वेल के जरिए, कुओं के जरिए पानी निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जब वहाँ पर ये फर्टिलाइजर पहुँचता है और इस वाटर को हम ड्रिंक करते हैं तो ये हमारे में क्या करता है कि हेल्थ प्रॉब्लम काज करता है। इसके बाद इट आल्सो लीड टू यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन असल में है क्या, तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि यूट्रोफिकेशन है असल में है क्या। तो हम यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक फील्ड है, ये हमने फील्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या है, इसमें ये प्लांट्स है, ये क्रॉप्स है इसमें। तो हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर ये जो पिंक कलर का है, हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर इसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया। जब इसको हमने फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया इस क्रॉप्स को, तो ये यूट्रोफिकेशन किस तरह काज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर बारिश होती है, ये क्या हुआ, ये रेन हुआ, ये बारिश हुआ। जब ये बारिश होती है तो इस क्रॉप से हमने क्या होता है, किनाल निकाले होते हैं, नदियाँ निकाली होती है। तो इस नदियों के जरिए क्या करता है, ये पानी बाहर निकलता है। जब ये पानी बाहर निकलता है, इसमें फर्टिलाइजर भी जाता है साथ में। ये किनाल जाते हैं रिवर में, तो ये फर्टिलाइजर रिवर में जाता है। जब रिवर से किसी लेक में, किसी तालाब में या किसी सी में ये फर्टिलाइज़र जाता है तो क्या करता है, ये फर्टिलाइज़र है प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। तो वहाँ पर जो एल्गी है उस रिवर के सरफेस में उसका ग्रोथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लॉम्स, यानी कि एल्गी का जो ग्रोथ है वहाँ पर इंक्रीज़ होगा। जब एल्गी का ग्रोथ वहाँ पर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि ये अपने लिए ऑक्सीजन, अपने लिए सारा जो चीज़ें वो यूज़ करेगा, अपने लिए खुराक यूज़ करेगा। तो यहाँ पर जो नीचे रहने वाले इस समंदर में, इस लेक्स में जो नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे तो वहाँ के लिए सब कुछ ऊपर उनके लिए बंद हो जाएगा, नीचे ऑक्सीजन नहीं आएगा। जब इस नीचे ऑक्सीजन नहीं आएगा, उनके लिए ऑक्सीजन नीचे प्रोवाइड नहीं होगा, या हम कहते हैं कि उनके लिए नीचे अगर प्लांट्स है तो उनके लिए नीचे क्या होता है कि उनके लिए, उन प्लांट्स के लिए लाइट भी प्रोवाइड नहीं हो रही है, या जो एल्गी मर रहे हैं तो वो नीचे आ रहे हैं इसमें, तो इस नीचे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, डेथ काज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस होता है सफिकेशन। सफिकेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म का जो वो है दम घुट जाता है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का। जब ऑर्गेनिज्म का दम घुटता है तो वहाँ पर क्या होता है, उनका डेथ होता है। यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। कि जब एल्गल ब्लूम बन जाए, यानी कि एल्गी क्या कर ले, इस जो रिवर है या सी है उसका जो बिल्कुल सरफेस है उसको ब्लॉक कर ले, और नीचे जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो लाइट है, उनके लिए जो गैसेस है वो प्रोवाइड न हो, तो हम कहते हैं उसको क्या हो गया, यूट्रोफिकेशन हुआ, उसका सफिकेशन हुआ उन ऑर्गेनिज्म के लिए, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेथ हो गए। इसके अलावा अगर हम इस फर्टिलाइज़र के और नुकसान देखें तो हम कहते हैं कि ये फर्टिलाइज़र ये हाईली एक्सपेंसिव होते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे होते हैं। इसके बाद अगर ये फर्टिलाइज़र किसी के पर्सन के स्किन पर लगते हैं तो स्किन में उसको भी डैमेज कर सकते हैं और स्किन प्रॉब्लम भी काज कर सकते हैं।